हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी जानने में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा क्वेश्चन को, और यह क्वेश्चन तो 250 शब्द में लिखा गया है, खासकर यूपीएससी के लिए। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे, पीसीएस का जो एग्जामिनेशन होता है यानी यूपी पीसीएस का, उसमें कुछ इतिहास के कुछ पॉइंट जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप देखेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, भक्ति काल से, ठीक है? और दक्षिण के जो राज्य होते हैं, ठीक है? और जो नेशनल मूवमेंट होता है उससे उसके कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है? तो इन सब में क्या है कि प्रायिकता बहुत ज़्यादा बनती है कि क्वेश्चन लगातार आपको हर साल कुछ ना कुछ इसमें से देखने को मिलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और देखने का प्रयास किया है कि कैसे इस आंसर को लिखा जाए, ठीक? और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा काम ये नहीं है केवल एक क्वेश्चन के आंसर तक ही आपको बता के रहना, ठीक? मेरा ये इस काम ये होगा कि कैसे एक बच्चा जो होता है, वो अब क्या करेगा। ये क्वेश्चन हमने बता दिया कि जैसे कि आपने देखा कि किस सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक था। ये आपने आंसर लिखा फिर आ गया किसी ने और कुछ बता दिया कि भक्ति आंदोलन ये है। तो बच्चा कहाँ तक इस एक कंटेंट को अलग-अलग डायमेंशन से पढ़ के अपने दिमाग में रखे? हमारी बात को समझिएगा। कंटेंट एक है, लेकिन क्या है कि उसके पूछने का जो नेचर होता है प्रत्येक साल चेंज होता रहेगा। कभी कुछ उसका प्रभाव पूछ देगा, तो कभी किसी एक व्यक्तित्व का पूछ देगा, कभी कुछ भी पूछ सकता है। अब इसको डिलीवर करने के लिए क्या चाहिए, एक कुछ कॉमन पॉइंट चाहिए, ठीक? जो आसानी से परीक्षा हॉल में डिलीवर हो जाए, ना कि ये प्रेशर जनरेट करे, अरे! हमने तो ये सोचा था, आ गया ये वाला, अब इसको कैसे क्या करें, इसको कैसे टैकल करें? तो इसके लिए क्या करना है ना कि अपने माइंडसेट को एकदम डेवलप कर लेना है। और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दे, बस आपका टू द पॉइंट तैयार रहे। बस उसमें जो कह सकते हैं सब्जेक्टिव जो चीज़ है, कह सकते हैं कि मिर्च मसाला थोड़ा-सा डाल के बस क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाए तुरंत। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर परीक्षा हॉल में ले। चलिए उसी को हम लास्ट में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इस तरीके की समस्या से समाधान पाया जाए और क्या-क्या पॉइंट होते हैं इस तरीके से। चलिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही होगा, तो ये क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन केवल एक धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं था। यानी कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो भक्ति आंदोलन था, वो केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक व्यापक शब्द का है जिक्र, व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक था, ठीक? अब इस क्वेश्चन को देखिए, जो भी कह सकते हैं कि आप भी जानते हैं, जब भी आंसर लिखा जाता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट संदर्भ का होता है, दूसरा मुख्य भाग का होता है, और तीसरा जो होता है वो निष्कर्ष होता है। तो हिस्ट्री की अगर कोई चीज़ है, तो आप किसी डेट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई व्यक्तित्व है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या तो कुछ सामाजिक प्रभाव है यानी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका देखिए आप क्या है कि भक्ति आंदोलन, जो इसका संदर्भ लिखा गया है, भक्ति आंदोलन जो एक व्यक्तिगत रूप से सर्वोच्च ईश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण पर आधारित था। कहाँ पे आधारित था? व्यक्तिगत रूप से सर्वोच्च ईश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण पर आधारित था, जो मध्यकालीन भारत की सामाजिक धार्मिक गतिशीलता के प्रतीक का एक गहन समन्वय के रूप में विकसित हुआ। छोटा सा 4 लाइन का है, ठीक? एक संदर्भ है छोटा सा। अब देखिए, ये अपने आप में संतुलित है क्या कि किसी चीज़ को, भक्ति को ही लेकर इसमें उसी को भक्ति आंदोलन क्या मुख्य क्या उद्देश्य क्या था, उसने प्राप्ति क्या की, उसी को लेके इस पे व्याख्या करके संदर्भ लिख दिया गया है, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि अलवार और नयनार संत कवियों के नेतृत्व में यह आंदोलन मात्र धार्मिक सुधार की सीमाओं
से आगे बढ़कर, यानी कि संत कवियों के नेतृत्व में यह आंदोलन मात्र धार्मिक सुधार की सीमाओं से आगे बढ़कर एक सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति बन गया। यानी सामाजिक, जो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा गया है, उसी को लेके यहाँ पे बात कही गई है। तो किसके किसके नेतृत्व में हुआ था? अलवार और नयना। देखिए, मुक्तः ये दक्षिण में हुआ था, ठीक, मुक्तः क्या वहीं से स्टार्ट ही हुआ था, दक्षिण से ही। और आपके जो शंकराचार्य जी हैं 8वीं शताब्दी के आसपास, तो उन्हीं से प्रारंभ माना जाता है। कि है तो दूसरी शताब्दी से दक्षिण में, लेकिन मुख्यतः उन्हीं से देखा जाता है कि भक्ति आंदोलन वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जिसने, अब क्या है कि अब देखिए उसी को आगे बढ़ाया गया है। समावेशिता और समतावाद और साझा आध्यात्मिक लोकाचार को बढ़ावा दिया। यहाँ तक मेन बॉडी का पार्ट आ गया। यहाँ पर कैसे इस संदर्भ को मेन बॉडी से जोड़ा गया है और अपने बात को और स्पष्ट किया गया है कि कैसे सामाजिक क्रांति का प्रतीक बना और क्या क्या चीज में समाहित हुई। जैसे समावेशिता आप देखेंगे, समतावाद देखेंगे, साझा आध्यात्मिक लोकाचार देखेंगे। ठीक, बढ़ाओ फ्रेंड्स। देखिए, आपको अगर जहां भी संभावना बनती है कि आप मैप बना सकते हैं या कोई ग्राफ बना सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जरूर बनाएं। क्योंकि फाइट, अगर साधारण कोई क्वेश्चन है तो उसमें फाइट बहुत ज्यादा होती है। हम दूसरे से एक नंबर एक्स्ट्रा कैसे अर्जित करें, ठीक, यह आपके दिमाग में खोजीपन होने आना चाहिए कि क्या ऐसा इनपुट हम डाल दें मैप के माध्यम से, या किसी चीज से आपके जो कॉपी हो वो अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करती हो। जो एग्जामिनर, अगर वो कॉपी आपके सामने, अगर उसके सामने पहुंचती है तो दिखे कि हाँ, ये अन्न से कुछ अच्छा लिखा है, हमको अच्छे तरीके से समझा रहा है। तो आप जहां भी अब देखिए, यहाँ पे देखिए इस आंसर में एक मैप का उपयोग किया गया है। अब यहाँ पे भक्ति आंदोलन का जो क्षेत्र है वो भी बताया गया, और संत कवि कहाँ कहाँ पे क्या थे। देखिए, यहाँ सूरदास, कबीरदास, रैदास थे, तुलसीदास थे, शंकर देव जी असम में हैं, रामानुजाचार्य हैं, एकानाथ हैं, तुकाराम जी हैं, नामदेव हैं, मीराबाई जी हैं, गुरु नानक हैं। ठीक, इसी तरीके से अन्य भी नाम है। जितना आप रिकॉल कर सकते हैं उस तरीके से आप रिकॉल करके यहाँ क्षेत्र वगैरह बता सकते हैं। ठीक, चलिए मुख्य बात पे आते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के रूप में भक्ति आंदोलन, हेडिंग है, इसको बॉक्स में डाल दिया गया है। आप यहाँ देखें, बॉक्स में इसको डाल दिया गया। अब पहला पॉइंट है इसके में कि धार्मिक समानता और सामाजिक समावेशिता। ठीक, कि किस प्रकार से धार्मिक समानता का रूप है और सामाजिक समावेशिता का मतलब कैसे लोग इन्वॉल्व हुए हैं उस चीज में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मध्यकालीन भारत था, वो कई सारी चीज कृतियां भी थी उसमें, और लोग जाति के नाम पे, एक वर्ग के नाम पे बटे हुए थे। तो सबको वेदों का, क्या कह सकते हैं, धार्मिक जो उपासना थी उसकी स्वतंत्रता नहीं थी। तो इस आंदोलन ने मुख्य भूमिका की धार्मिक समानता और सामाजिक समावेशिता को आगे बढ़ाया। जैसे कि देखेंगे, कठोर जातिगत और लैंगिक पदानुक्रम को चुनौती दी गई। ठीक, जैसा कि हम देखेंगे कबीर जी बुनकर से समाज से आते थे, उनका जो काम था वो बुनकर था। रैदास जी जो थे, हैं, वो चर्मकार थे। जैसे संतों ने जातिगत और भेदभाव का खंडन करते हुए भाईचारे पे बल दिया। ठीक, अब देखेंगे हम दूसरा पॉइंट अपना। आपने यहाँ देखा कि कैसे जातिगत और लैंगिक पदानुक्रम को चुनौती दी गई। अब यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल दे देंगे, क्योंकि ये पॉइंट आपका प्रूफ होना चाहिए। कैसे? आप अपने एग्जामिनर के सामने अगर अपनी कॉपी, आपको फेस टू फेस तो उसके सामने आएंगे नहीं, तो आपकी कॉपी आएगी। तो आप पहला पॉइंट लिखे हैं तो आपका आधार भी तो होना चाहिए, आप किस बेस पे अपनी बात को कह रहे हैं। तो आप बताएं कि हाँ, ये बेस है हमारा, कि कैसे ये पॉइंट हमने कहा है आपसे। ठीक, अब सेकंड पॉइंट है आपका स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा। ठीक, अब देखेंगे कि परिणाम क्या है। अब स्थानीय भाषाओं को यदि बढ़ावा दिया जाए तो क्या होगा कि आम जन तक पहुंच हो जाएगी। जैसे कि आप
उस समय जानते हैं कि संस्कृत आम जन की पहुँच से थोड़ा दूर था। समझने में ये विद्वान वाली भाषा थोड़ा-सा थी, इसके लिए बाकायदा पढ़ना पड़ता था। ठीक, अब क्या है कि जैसे कि आप देखेंगे कि तुलसीदास जी ने अवधी में, गुरु नानक जी ने पंजाबी में, और भी हम देख लेते हैं, जैसे शंकरदेव जी थे, वो आपके असमी भाषा में होंगे, ठीक है? और गुरु नानक जी पंजाबी में होंगे, सूरदास जी ब्रज में होंगे। इस तरीके से अलग-अलग दक्षिण में कुछ लोग तमिल भाषा में लिखेंगे, ठीक? इधर यहाँ मराठी का उपयोग किया जाएगा। तो जब लोकल लैंग्वेज में किसी चीज़ को प्रेज़ेंट किया जाएगा, तो क्या होगा कि लोग उससे जुड़ाव महसूस करेंगे, ठीक? ये भक्ति क्या है? जब संस्कृत में कोई उच्चारण करेगा, तो सबके समझ में तो आना नहीं है, ठीक? लेकिन जब लोकल लैंग्वेज में यानी स्थानीय भाषाओं में उस चीज़ को अगर प्रमोट किया जाएगा, तो क्या होगा कि सबके समझ में आएगा, रैशनैलिटी आएगी, हाँ, क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है। आम जो जन था, वो भी भक्ति में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक? दूसरा पॉइंट ये है आपका। अब देखें तीसरा पॉइंट क्या है? कर्मकांड और रूढ़वाद का प्रतिरोध, ठीक? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका बेस है, जो भक्ति आंदोलन हुआ, तो उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जैसे कि सूफीज़्म जब आएगा उसके बाद देखेंगे इसमें थोड़ा-सा और बढ़ावा मिलता है इसको, कि हिंदू धर्म में सुधार की बात आ जाती है। तो जो कर्मकांडी व्यवस्था थी, रूढ़वादी जो विचार था, उससे भी इसमें उसका प्रतिरोध करते हैं, यानी थोड़ा-सा उनको बचाव होता है, जो मिडल फैमिली थी यानी लोअर फैमिली थी, ठीक है? अब देखेंगे जैसे कि यहाँ देखेंगे उदाहरण के रूप में एग्ज़ाम्पल देखिए हर जगह आप यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल देने से क्या होगा कि आप जो भी बात कह रहे हैं, वो प्रूफ हो जाएगी, ठीक? अब प्रेज़ेंटेशन भी आप देख लेंगे यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है उसके ऐसे करके एरो बना के यहाँ पे अपनी बात को रख के फिर एग्ज़ाम्पल दिया गया। इसी तरीके सेकंड वाले में भी किया गया, थर्ड वाले में भी किया गया। अब जो हमारा ये था पॉइंट तीसरा नंबर, कर्मकांड और रूढ़वाद का प्रतिरोध, ठीक? अब एग्ज़ाम्पल में कैसे हम अपने बात को कहें, तो हम कहेंगे कि रामानुज जो जी थे, उनका जो दर्शन था, उसमें भक्ति को कर्मकांड से श्रेष्ठ बताया गया, ठीक? अब सीधे-सीधे इनके दर्शन में अगर ये बात कही गई है, और वहाँ के जो लोग होंगे या भारत के पूरे समस्त लोग होंगे, अब इनको विचार को फ़ॉलो करेंगे, ठीक? तो कर्मकांड कहीं न कहीं अप्रभावी होगा ही। वो काफ़ी पीड़ित भी थे, इस चीज़ से काफ़ी लोग भी पीड़ित थे, कर्मकांडी व्यवस्था से, ठीक? अब देखेंगे कि कबीर, दूसरा एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने मूर्ति पूजा, ठीक? और अंधविश्वास की निंदा की, ठीक? जो निगुण थे, वो मूर्ति पूजा और अंधविश्वास इत्यादि से की आलोचना करेंगे। अब देखिए कबीर जी का एक बहुत अच्छा ही यहाँ पे लिखा गया है कि कबीर द्वारा एक आलोचना की गई है, काफ़ी प्रसिद्ध है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अब इतना अच्छा ब्लैक पेन से देखिए यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक पेन यूज़ करेंगे आप, ठीक? ब्लैक पेन से इसको लिखेंगे। अब यहाँ इतना अच्छा कोटेशन डाल के आंसर में जान दिया गया है, ठीक है? कहने का औचित्य ये है कि इस पॉइंट को इतने अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया, कबीर जी का ये दोहा डाल के इसमें, कि एकदम अच्छा हो गया ये। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है? समतावादी और सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये चौथा पॉइंट है हमारा। अब ये पॉइंट है क्यों? तो ये पॉइंट आप देखेंगे, है क्या कि किसानों, कारीगरों और व्यापारियों सहित सीमांत समूह यानी छोटे तबके के जो लोग हैं, को आध्यात्मिक सांत्वना प्रदान की गई। यानी कि जो इससे अभी वंचित हैं, जो आध्यात्मिक उनको दूर रखा गया था, उस वर्ग को दूर रखा गया था कि आप उसके योग्य नहीं हैं, ठीक है? अब इस भक्ति आंदोलन ने क्या किया? उनको भी समाहित किया, उनको भी सांत्वना दी कि आप भी इस तरीके से उपासना कर सकते हैं, पूजा-पाठ कर सकते हैं, ठीक? जो आडंबर उस समय विख्यात था, उससे बचाव किया इन्होंने, ठीक? अब एग्ज़ाम्पल के रूप में क्या देखेंगे? गुरु नानक जी का, ठीक है? श्रम की गरिमा, यानी कि ईमानदारी से जीविका उपार्जन करो, ठीक? अब इससे भी उस पे बल दिया गया। अब क्या है? लंगर,
लंगर से आप भी परिचित होंगे। सत्संग में अच्छी-अच्छी बातों को लोगों को इकट्ठा करके बात कही जाती है। अब शब्द का भला, इसमें सारे लोगों को भलाई की बात की जाती है। कि एक थॉट है, ये विचार है कि सभी मानव की भलाई की बात की जाएगी, यानी समस्त मानव की बात की रही। यहाँ ये वर्ग से नहीं है, कोई वर्ग है ऊपर का, नीचे का, बीच का, ये कोई वर्ग नहीं, सभी की बात की जा रही है। ठीक। अब पांचवा जो बात देखेंगे आप, लिंग समावेशिता। अब लिंग समावेशिता का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब ये पॉइंट देखें तब और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। भक्ति आंदोलन ने महिलाओं को अपनी भक्ति व्यक्त करने व प्रतिशतात्मक मापदंडों यानी मानदंडों को चुनौती देने के लिए एक मंच प्रदान किया। ठीक। अब इसका एग्जाम्पल जो आप देखेंगे, या एग्जाम्पल से ही आपको ये चीजें कैसे, लैंगिक समावेशिता कैसे प्रभावी है। देखिए, मीराबाई ने राजसी और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। इन्होंने, आप भी मीराबाई से परिचित होंगे, ठीक है, कि कृष्ण भक्ति की थी, ठीक है, और एक राज परिवार से संबंधित थी। ठीक। अब इन्होंने क्या है, समाज में जाके कृष्ण भक्ति की लोगों को बताया, लोगों को जागरूक किया, भक्ति के प्रति अग्रसर किया, आम जनमानस के बीच में गई। तो क्या है कि पहले क्या है कि पर्दा प्रथा, ये सब चीजें थी, या पर्दे के पीछे रहेंगे, आम जनमानस के सामने ना जाना, ये सब चीजें थी। लेकिन इससे आगे बढ़ के यह क्रम जारी रखा गया। तो उनको भी क्या है कि अब भक्ति भक्ति आसानी से करने के लिए एक मंच प्रदान कर दिया गया कि हाँ, आप कर सकते हैं भक्ति। ठीक। ये पांचवा पॉइंट हो गया। अब छठवां पॉइंट देखेंगे, संस्कृतियों का समन्वय। ठीक। अब देखेंगे इसमें क्या है कि इस आंदोलन ने हिंदू और इस्लामी आध्यात्मिक परंपराओं के बीच के अंतर को कम कर दिया। ठीक। यानी संस्कृतियों का समन्वय, ये पॉइंट है। अब पॉइंट में हमने क्या देखा कि हिंदू और इस्लामी धार्मिक परंपराओं के बीच के अंतर को कम कर दिया। कैसे कम किया, एग्जाम्पल देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों ने प्रेम एवं भक्ति के साझा आध्यात्मिक शब्दावली का निर्माण किया। ठीक। आप देखेंगे निजामुद्दीन औलिया जी ने क्या किया कि दोनों के साझा आध्यात्मिक शब्दावली, यानी कि कह सकते हैं कि प्रेम, सद्भावना, बंधुत्व, भाईचारा इत्यादि को बढ़ावा दिया। अब वही देखेंगे, जबकि सेकंड पॉइंट हम एग्जाम्पल का लेते हैं कि कबीर की शिक्षाओं में दोनों परंपराओं का तत्व मिश्रण देखा गया। पॉइंट आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे कि कैसे समन्वय होगा। तो आपने 2 पॉइंट दिया यहाँ पे, निजामुद्दीन औलिया जी का और कबीर जी का। ठीक। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मैंने इस अप्रोच से देख लिया कैसे इस सामाजिक क्रांति का दस्तावेज बना, यानी सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति कैसे लाए गए। ठीक। भक्ति आंदोलन के द्वारा। अब थोड़ा इसका एक यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में क्या था, आपने मेंशन किया होगा कि चर्चा करना था, यहाँ डिस्कस करना है। तो डिस्कस एक एंगल से नहीं होना, डिस्कस जो होगा दोनों एंगल से होगा। ठीक। आपने अच्छी बातें तो बता दी कि हाँ चलिए ये अच्छी बातें हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपने बता दिया कि हाँ बहुत बढ़िया। अब हमको थोड़ा सा इसकी एक और डायमेंशन है कि कुछ इसमें कुछ नकारात्मक विषय वस्तु भी होंगे, जिनकी भी चर्चा करना इस आंसर में समीचीन है। देखिए, अब हम देखेंगे आंदोलन की कुछ सीमाएं। इसको भी जिस तरीके से पहले वाले को डाला गया था कि कैसे क्रांति बना सामाजिक सांस्कृतिक, उसी प्रकार इसकी जो आंदोलन की सीमाएं थी उसको भी डाला गया है। अब यहाँ भी पहला पॉइंट क्या है आपका, जाति व्यवस्था को आंशिक चुनौती। ठीक। आंशिक चुनौती, जो जाति व्यवस्था से उसको आंशिक चुनौती दी गई। पॉइंट क्या है, धार्मिक समानता पर बल दिया गया, परंतु जाति की सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के साथ सीधा टकराव से बचें। ठीक। यानी जो समाज में व्याप्त जाति प्रथा थी, उसको सीधा टक्कर नहीं दिया गया,
उससे थोड़ा बचाव किया गया। ठीक, अब ये कैसे हम प्रूव करेंगे कि हाँ, ये बातें हम जो कह रहे हैं वो सही है? तो उदाहरण के रूप में रामानुजम जो थे, रामानुज जी थे, उन्होंने चौथे समुदाय के लोगों को वेदों में वर्णित उपासना के योग्य नहीं होने की बात कही। देखिए, आप कुछ ही चीज को नहीं कह रहे हैं अपने बात से, यहाँ आपने रामानुजन जी के बात से ही इसको पॉइंट को प्रूव कर दिया। कैसे? आप देखेंगे कैसे, किस तरीके से बात को प्रूव किया जाता है। चलिए, फिर अपना आपका सेकंड पॉइंट है ब्राह्मणवादी विचारधारा में एकीकरण। ठीक, अब देखिए इसका पॉइंट क्या है, समय के साथ कई भक्ति परंपराएं रूढ़वादी ब्राह्मणवादी विचार से में समाहित हो गए। देखिए, कालांतर में कोई चीज लंबा देर तक अगर रहना होता है तो धीरे धीरे इसमें कुछ भी त्रुटियां कुछ आती चली जाती हैं। कब तक आप प्रतिरोध करेंगे किसी समाज का? ठीक, तो धीरे धीरे कुछ कहीं क्षेत्रों में देखा जाएगा, कुछ शिथिलता आएगी, वो क्या करेंगे, आपस में समन्वय कर देंगे, टकराव कब तक एक दूसरे वर्ग में होगा। तो वहाँ यहाँ भी एक चीज देखी गई है। ठीक, अब देखिए हमने क्या देखिए, दो पॉइंट देख लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट इसका देख लिया। यानी चर्चा में हमारा जो मुख्य भाग था वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट से हमने इसको चर्चा कर लिया, डिस्कस कर। अब तीसरा पॉइंट आता है कि इसमें निष्कर्ष हमको लिखना। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो निष्कर्ष लिखा है, अब देखिए अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से डिमांड करते हैं निष्कर्ष की। किसी में स्कोप बनता है कि आप दूरगामी विचार से लिख सकते हैं, आपका जो अप्रोच होगा वो सतत होना चाहिए, आप अच्छी बातों को समावेशित कर सकते हैं। कोई पॉइंट है जो बेटर पॉइंट आपको लगता है, वहां से इसको खत्म कर सकते हैं निष्कर्ष को। अब उन्हीं के बीच में समन्वय बनाते हुए आप देखेंगे इस आंसर में भी कि क्या लिखा गया है। देखिए, भक्ति आंदोलन ने धार्मिक सुधारों के साथ साथ जातिगत पदानुक्रम को चुनौती, महिला सशक्तिकरण, भाषाई समावेशिता, समतावादी आदर्शों को बढ़ावा देकर मध्यकालीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को एक नया आयाम दिया। यानी जो मुख्य भाग था उसकी कुछ कुछ की वर्ड को लेके हमने यहाँ पे क्या किया, देखा कि कंक्लूज कर दिया। कितने बेहतरीन तरीके से। फ्रेंड्स, अब आपने इसका तो आंसर देख लिया। अब जो हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था आपसे कि कैसे किसी चीज को डिलीवर किया जाए, यानी कि आपने यहाँ पहले क्वेश्चन देखा कि किस व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक बना, प्रतीक कैसे था, क्वेश्चन पूछ दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपने पॉइंट देखिए, पॉइंट है क्या, हमने पॉइंट यूज क्या किया है, धार्मिक समानता, सामाजिक समावेशिता, स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा, कर्मकांड और रूढ़वादी का प्रतिरोध, समतावादी सामाजिक आर्थिक प्रभाव, लैंगिक समावेशिता, संस्कृतियों का समन्वय। ये 6 पॉइंट हमने एक लिया है। अब यह आपसे अगर हम कह दें कि भक्ति आंदोलन का समाज में क्या प्रभाव होगा, यानी प्रभाव सीधे सीधे पूछ दे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इस पॉइंट को बस अपने दिमाग में रचा बसा लेंगे। धार्मिक समानता, अब किसी चीज में रिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, भक्ति आंदोलन में क्या होगा कि लोग उसमें जुड़ेंगे आपस में। ठीक, अब धर्म में जो असमानता थी वो समन्वय में होगा उसमें लोगों में। अब रिफॉर्म आने का तो यही कॉन्टेक्स्ट निकलता है, इसी चीज में अगर आप रिफॉर्म लाएंगे तो अच्छी अच्छी चीजें होंगी। तो पहला पॉइंट हमारा आता है धार्मिक समानता और सामाजिक समन्वय। ठीक, ये पहला पॉइंट हम और चर्चा करते हैं। आपने प्रभाव देख लिया, प्रभाव में भी यही पॉइंट होगा। यदि क्वेश्चन में आ जाता है कि भक्ति आंदोलन में सगुण की क्या भूमिका थी या निगुण की क्या भूमिका थी,
या भी ये भी कर दे कि किसी एक व्यक्ति का दे दे, या तो कबीर का दे दे, या तो गुरु नानक जी का दे दे, या तो किसी का भी दे दे, तो ये इससे जुड़े थे। सोसाइटी में जो उनका प्रभाव होगा, वो इसी प्रकार से होगा। बस करना क्या आपको है कि जिस व्यक्ति के बारे में पूछ पूछ रहा है, उसकी थोड़ी-सी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक? अब थोड़ा बहुत तो नॉलेज सबके पास होगा हर एक टॉपिक का। अब आपके पास ये पॉइंट है, यदि मान लें किसी ऐसे व्यक्ति का पूछ दिया कि आपके पास 2-4 पॉइंट है, बस उसकी याद आ रही है, आप बहुत कन्फ्यूज़न में आ गए, अब इसका आंसर हम करें क्या? कैसे इसको डिलीवर करें? तो आपके पास कुछ नहीं, आप ये 6 पॉइंट को नोट डाउन कहीं कर लें, ठीक? अब उसी को इसी के साथ जोड़ के बैठे रहें। सगुण पूछे तो भी, निगुण पूछे तो भी, व्यक्तित्व के बारे में पूछे तो भी, प्रभाव के बारे में तो भी, अगर भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ तो भी। बस क्या है, आपको थोड़ा-सा काट-छाँट आना चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ से जोड़ा जाए, हल्का-सा जोड़ दें, हमारा आंसर तैयार हो गया। अब मान लीजिए यहीं निगुण के बारे में पूछ दिया, तो अब निगुण जो परंपरा के लोग थे, अब क्या होगा, वो भी क्या है, जब लोगों के बीच में जाएँगे तो आप देखेंगे धार्मिक समानता और सामाजिक समावेशिता का बढ़ावा मिलेगा, ठीक? स्थानीय भाषा, अब जो निगुण के लोग होंगे, वो स्थानीय भाषा में करेंगे, ठीक? तो स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा, ठीक? अपनी बात को कहने के लिए आप कब कब कहेंगे किसी चीज़ को? स्थानीय भाषा में कहेंगे तभी तो आपसे जुड़ेंगे लोग। अब देखिए, अब तीसरा है कर्मकांड रूढ़िवाद का प्रतिरोध। अब देखिए, हमने निगुण की बात तो की कि ये कहेंगे कर्मकांड, मूर्ति पूजा इत्यादि का मत। अब यहीं सगुण आ जाता है, तो क्या मूर्ति पूजा को नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कर्मकांड और ये रूढ़िवादिता इसके प्रतिरोध ज़रूर करेंगे। अब देखिए चौथा पॉइंट देखिए, समतावादी सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये भी दोनों में देखा जाएगा, या प्रभाव आ गया तो भी देखा जाएगा, या किसी एक व्यक्ति का भी आएगा तो भी ये देखा जाएगा, ठीक? और व्यक्ति का आ गया तो यहाँ व्यक्ति से लेके कोई कोटेशन या उनके कुछ काम या उनकी बुक कोई, ठीक? वो किसी से जुड़े थे, क्या उपदेश था? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, कबीर जी का ही मान लीजिए पूछ दिया, तो यहाँ पे ही हमने ये कह दिया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। छोटी-छोटी पॉइंट तो आपको इनकी बुक का नाम मिला कर याद रखना। यही सब बस आपको करना है, थोड़ा-थोड़ा बस चीज़ें। अब पॉइंट 5वां देखिए, अब लिंग समावेशिता। अब लिंग समावेशिता के कई कॉन्टेक्स्ट हैं, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ भक्ति आंदोलन भक्ति व्यक्त करने की प्रस्तावनात्मक मापदंडों को चुनौती दी। यदि मीराबाई का पूछेगा, तो यहाँ भी ये पॉइंट आ जाएगा। यदि नॉर्मल भी पूछता है, तो अब उनका उपदेश आम जन के बीच में पहुँच रहा है, लोगों के बीच में पहुँच रहा है। अब जो एक रूढ़िवादिता थी लोगों में कि हाँ, ये बड़े लोग ही पढ़ सकते हैं, इस उपासना बड़े लोग कर सकते हैं, अब निम्न वर्ग के लोग भी आप कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो महिला वर्ग होगी, उसमें भी इनका प्रभाव देखा जाएगा कि वो भी अब वो उपासना कर सकती हैं। तो ये भी पॉइंट प्रूफ हो गया कि लैंगिक समावेशिता कैसे होगी, वो पूजा-पाठ जब करेंगी तो समावेशिता आ जाएगी। ये भी पॉइंट प्रूफ हो गया। अब संस्कृतियों में समन्वय, तो ये जो कि था रिफॉर्म था, तो ये एक स्वाभाविक है। कई चीज़ को मिला-जुला के, यानी कई संस्कृतियों को एक मिली रहेगी। इसमें आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम हुए, कोई भी धर्म होगा, कोई भी पंथ हुआ, ठीक है? इनका उपदेश क्या है? समाज कल्याण है, ठीक? तो ये आप देखेंगे संस्कृतियों का भी समन्वय इसमें देखा जाएगा। अब देखेंगे जैसे कि हम देखेंगे निज़ाम औलिया जी ने भी सूफी संतों में प्रेम प्रेम और भक्ति की साझा आध्यात्मिक शब्दावली का निर्माण किया। अब यही निज़ामुद्दीन औलिया को हटा दिए सूफी संतों ने, या तो किसी चीज़ का भी देखेंगे तो यही पॉइंट आ जाएगा, प्रेम और भक्ति की साझा आध्यात्मिक शब्दावली का निर्माण कर दिया। किसी को भी उठा कर देंगे तो ये चीज़ वो ही कहेगा। आप मान के चलेंगे जो भी रिफॉर्मर होगा, वो इस बात से इग्नोर नहीं करेगा, वो काम यही करना है, ठीक? अब देखिए आंदोलन आंदोलन भी होगा, सॉरी, देखेंगे आप ये कि जो आंदोलन था उसकी सीमाएँ जो अगर देखा जाए, ठीक है? तो वो सीमाएँ भी यही होंगी, लगभग यही होंगी। 1-2 पॉइंट अगर कोई स्पेसिफिक अगर कोई पूछ देता है किसी एक व्यक्तित्व के बारे में, थोड़ा-सा अंतर हो सकता है, अन्यथा 2 पॉइंट तो एकदम पक्का तय है कि जाति व्यवस्था को आंशिक चुनौती, ठीक? और क्या है ब्राह्मणवादी विचार में एकीकरण। अब आप कंक्लूज़न इन्हीं में से ऐसे करके आप दे सकते हैं, या किसी किसी जैसे कि हमने यहाँ पे एक आपसे यहाँ
कबीर जी का जो था, कबीर जी का दोहा उठाया, लास्ट में कंक्लूजन में हमने कबीर जी के दोहे से लास्ट अंत कर दिया, इसका निष्कर्ष को कंक्लूज कर दिया। तो आप देखिए, हमने बात की कि किस तरीके से किस चीज का यूज करके हम एक कॉमन आंसर फ्रेम करेंगे, और किसी भी डायमेंशन से, भक्ति आंदोलन अगर आता है किसी भी डायमेंशन से इसको कवर कर लेंगे। ये एग्जाम हॉल में ये नहीं असहजता महसूस करेंगे क्या है। अब यहाँ मध्यकालीन भारत दिया हुआ है, अब मध्यकालीन भारत में ये दिया हुआ है, अब यही प्राचीन भारत में मान लीजिए कि दे देता है, ठीक, यानी शंकराचार्य समय में, तो भी पॉइंट लगभग एक ही होनी है, या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में दे दे आपको। अगर भक्ति आंदोलन है या किसी चीज का रिफॉर्म हो रहा है तो आप देखेंगे पॉइंट लगभग एक ही होनी है, ये पॉइंट में कोई कमी नहीं होनी है। अगर हम अभी छोड़ दीजिए ये मध्यकालीन, अभी आधुनिक भारत का कोई कुछ पूछ दिया जाए कि क्या होगा आधुनिक भारत में, ये किसी भी रिफॉर्म को देखा जाए, अगर धार्मिक रिफॉर्म है या तो कुछ वेलफेयर का एक चीज चल रहा है, तो क्या देखेंगे, ये पॉइंट 100% देखेंगे आप, 100% देखेंगे, ठीक। अगर धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बात आती है, कोई भी रिफॉर्म हो रहा है, तो आप देखेंगे इस पॉइंट को। तो मेरा लास्ट कंक्लूज हम इस वीडियो को इस तरीके से करते हैं कि हम ये कोशिश करेंगे, आपको मछली देना नहीं कोशिश करेंगे कि आपको मछली एक दिन का दे दिया, यानी एक क्वेश्चन दे दिया, उसका आंसर दे दिया, आप उसको अब लेके ढोइए, एक पन्ने पे नोट करिए, अब उसको लेके ढोइए। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम ये है कि आपको हम मछली पकड़ना सिखाएंगे कि कैसे एक कॉमन माइंडसेट तैयार करें। एक आंसर पता हो, क्वेश्चन उसके अराउंड में जितना घूम सकता है घूमने दीजिए। परीक्षा हॉल में अगर कोई भी क्वेश्चन देता है, बस आप उसके कुछ पॉइंट को अपने दिमाग में रिकॉल रखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप सहज रहेंगे, हाँ चलिए ये चीज फ्रेम है हमारे भी, थोड़ा बहुत इधर उधर करके हमने आंसर को लिख दिया, और सहजता नहीं। हम एक टॉपर थे, उनकी एक बात याद आ रही थी, शायद मैं जहां तक रिकॉल कर रहा हूँ, वो गंगा जी थे, गंगा सिंह जी थे, शायद राजपूत जी थे। तो उन्होंने जब पेपर दिया था, एक क्वेश्चन आ गया था उनके सामने, विजयनगर साम्राज्य कि स्थापत वगैरह में या रिफॉर्म वगैरह के क्वेश्चन आ गया, तो उस व्यक्तित्व ने कभी उस क्वेश्चन को, विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा नहीं था, लेकिन हाँ ये जानते थे, अब ये नहीं जानते पढ़ा था कि नहीं, उन्होंने ये चीज मेरे, मतलब वो चीज वीडियो के माध्यम से मैंने भी सुनी थी कि उन्होंने देखा नहीं था इस चीज को, विजयनगर साम्राज्य को अच्छी तरीके से वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे परीक्षा हॉल में। तो हुआ क्या कि उनके पास एक कॉमन माइंडसेट भी था, ठीक। अब उस आंसर को जब भी आप मान के चलिए, कोई भी साम्राज्य है वो अस्थाई है, ठीक है, तो अस्थाई क्या होगा, उस समय की जो आर्थिक इकोनॉमी जो स्थिति थी वो कृषि थी, कृषि पे आधारित थी। तो अब कृषि पे जब जब बेसी आता कृषि है, तो कृषि में 100% आप रिफॉर्म करेंगे, कृषि को अच्छा करेंगे, नहर का निर्माण करेंगे, नदियों का निर्माण करेंगे, कुछ लैंड रिफॉर्म करेंगे। अब अब ये सब काम करेंगे तो आपके राज्य में धन आएगा। अब राज्य में जब धन आएगा तो आप क्या करेंगे कि आप अपने आपको स्थापित करने के लिए साम्राज्य में क्या करेंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे, कुछ अच्छे बौद्ध से स्तूपों का निर्माण कराएंगे, विहारों का निर्माण कराएंगे, अच्छी अच्छी मूर्तियों बनवाएंगे, चित्रकला पे ध्यान देंगे, मूर्ति कला पे ध्यान देंगे। यानी जब भी राज्य कोई है इस्टेब्लिश हो गया, कुछ समय तक रह गया, तो ये चीजें आप देखेंगे। तो इसी तरीके से वो आधार बना के उस आंसर को, उन्होंने थोड़ी बहुत बात उनको पता थी विजयनगर साम्राज्य के बारे में, लिख के आंसर कंप्लीट किया। जहां सभी बच्चों ने उस आंसर के लिए अगर 6 नंबर पाया होगा, जो अच्छे तरीके से जानते थे, मात्र इस कॉमन पॉइंट यूज करके कम से कम मेरे अनुमान से आप 5 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया है, 5 नंबर तो 100% पाना है आपको, ठीक। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन मैं अपनी बात आप तक शायद डिलीवर कर चुका हूं, ठीक। आप यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सकेंगे और अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे, ठीक। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।